प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर में मैंने बताया इनकम के बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़े तो प्रोग्रेसिव, और इनकम के कम होने पर टैक्स की रेट कम हो तो वो रिग्रेसिव होता है। ये बात मैंने आपको बताया इनकम के बढ़ने पर और घटने के साथ रिलेशन को बताया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जो कुछ पढ़ेंगे पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, और आप देख रहे हैं उस ईमानदारी से किए गए प्रयास का एक रिजल्ट भी अच्छा होता है। 2021 के सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है फाइनली, और आप देख रहे हैं कि 3000 से भी ज्यादा सिलेक्शंस दे चुका है कैरियर विल, ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुका है कैरियर विल। तो ऑब्वियस है कि बहुत कुछ होगा, लेकिन पेशेंस रखकर बिल्कुल पढ़ते चले जाइएगा। और अगर डाउट हो तो जरूर पूछेंगे, अदरवाइज मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात को सुनने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ इसी टेक्स्ट के चैप्टर के अंदर, देखो कई सारी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। पहले मैं आपको बताऊं, जैसे एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है एसएससी। अब सवाल है कि एसएससी जो होता है बेसिकली ये किसे कहा जाता है, एसएससी कौन होता है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि टीडीएस का मतलब क्या होता है। बेसिकली जब हमसे पूछता है टीडीएस के बारे में कि टीडीएस क्या होता है, या हमसे पूछता है आईटीआर के बारे में, आईटीआर किसे कहते हैं, या हमसे पूछता है फॉर्म 16 के बारे में कि फॉर्म 16 नंबर जो होता है बेसिकली, या 16 एएस 16 ए कहते हैं, इसका क्या मतलब है, या इसके बाद पूछता है हमसे फॉर्म 26 एएस का मतलब क्या होता है। इनकम के अंदर हमें कई बार बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिन्हें अलाउंसेस कहा जाता है। बेसिकली अलाउंस क्या होते हैं, या इसके अलावा एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे परक्यूजिट्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये परक्यूजिट्स का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा एक हमारे पास वर्ड आता है जिसे टैक्स ब्यूएंसी कहा जाता है। टैक्स ब्यूएंसी, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले की स्लाइड में मैं बात आपसे यही करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनो। 15G के बारे में अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा हूं सबसे पहले एसएससी क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि हमारे भारत में जनरली तौर पर कि 3 लाख रुपए की अगर किसी की इनकम हो 1 साल की तो उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। और अगर इंसान की इनकम 3 लाख से ऊपर हो, 6 लाख 9 लाख कुछ भी हो, 3 लाख से ऊपर जनरली तौर पर उस इंसान को अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है। अब मैं आपसे ये कहता हूं हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। आप कहोगे सर हमारे देश में लगभग 135 करोड़ लोग हैं। लेकिन मैं इनमें से कहूं आपसे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स पे कर सकते हैं। तो आप कहोगे इनमें से वो लोग जिनकी इनकम 3 लाख या इससे कम है वो तो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जिनकी इनकम 3 लाख से ऊपर है वही टैक्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस 135 में से मात्र 35 करोड़ ऐसे होंगे जिनकी इनकम 3 लाख या इससे ऊपर है साल की। अगर एक एग्जाम्पल लूं तो ये तो सारे लोग हो गए, देश की पूरी आबादी पीपल्स हो गए। लेकिन वो लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, जिनकी इनकम पे टैक्स लगने लगता है, उसी को हम एसएससी कहते हैं। बस इतनी बात याद रखेंगे। एसएससी कौन है? ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। वह व्यक्ति जिसकी आय टैक्स योग्य होती है। उसे एसएससी कहा जाता है। एक बात तो ये क्लियर है भाई, पहली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है टीडीएस के बारे में। अच्छा, टीडीएस का क्या मतलब होता है पहले समझाऊं। टीडीएस का मतलब होता है जनरली टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। और इसके बारे में हमारे पास सेक्शन 194 सेक्शन 194 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स कानून आया था 1961 के अंदर आया है ये कानून, उसके सेक्शन 194 में टीडीएस के बारे में बात की गई है। ध्यान से समझना टीडीएस क्या होता है। देखो,
पहले एक बार यस का कमेंट करते रहो, क्योंकि कुछ बच्चे एरर का कमेंट ज्यादा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो मैं मेहनत करता रहूं, पढ़ाता रहूं और पता चले कुछ भी क्लियर ना हो आपका। यस भी कह देना। अब देखो ध्यान से क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार को मेरी इनकम पे टैक्स लेना होता है। जनरली 1 साल की इनकम पे सरकार मुझसे टैक्स लेती है, लेकिन 1 साल की इनकम कमाने के बाद मुझे अगले साल टैक्स देना होगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितना भी मैं अर्न करूंगा इन 12 महीनों में, उस इनकम पर फिर मैं नेक्स्ट टाइम अप्रैल में टैक्स दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जब अप्रैल 2023 में इसका टैक्स देने जाऊंगा सरकार को, तो मेरी 1 साल की इनकम पर लेगा। लेकिन होगा क्या। अब कंपनी क्या करती है, सरकार क्या कहती है कंपनी से मेरी, कि जब वो कंपनी मुझे हर महीने सैलरी देती है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कंपनी मुझे 50,000 रुपए देती है सैलरी। अगर 50,000 रुपए सैलरी देती है तो कंपनी क्या करती है मेरी, उसमें 10% जो है वो टीडीएस काट लेती है। यानी कि 50,000 का 10% 5,000 रुपए कट कर लेती है और मेरे अकाउंट में सिर्फ 45,000 ही ट्रांसफर करेगी। अब आप कहेंगे साल की इनकम पर टैक्स लगता है, हर महीने क्यों लिया सरकार ने। अब इस तरीके से मैंने 12 महीने नौकरी करी तो साल में 6 लाख रुपए कमाए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 12 महीने 5,000 रुपए हिसाब से अगर दे रहा हूं तो मैंने 60,000 रुपए टीडीएस के दे दिए। तो सरकार ये कहती है कि हमने टीडीएस काटा है, हमने कंपनी से टीडीएस मंगा लिया है आपका। अब क्योंकि आपने साल के 6 लाख कमाए तो 6 लाख के हिसाब से आपका टैक्स बनाएंगे। भाई मेरी इनकम तो 6 लाख रुपए ही है, तो सरकार 6 लाख का टैक्स बनाएगी मेरा, क्योंकि पहले जो 3 लाख होते हैं उसपे तो 0 होता है, और 3 से लेकर 6 लाख जो होते हैं उसपे 5%, तो 6 लाख का 5% बनता है 15,000 रुपए। बात को थोड़ा समझना, मोटी मोटी बात समझना। बिल्कुल यही हुआ है भाई, पहला पेज चल रहा है हमारा। तो आप क्या कहोगे कि सर मेरे टैक्स तो बनते हैं 15,000 रुपए 6 लाख का साल भर का, सरकार तो मुझसे 60,000 ले चुकी है पहले ही, तो सरकार ये कहती है कि 60 में से 15,000 टैक्स लेकर 45,000 रुपए हम आपको रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी इनकम टैक्स की जानकारी सरकार को भरते हैं। जनरली जब 31 मार्च खत्म हो जाएगा फिर हम लोग भी अपनी क्या फिल करेंगे, ध्यान से सुनना, हम लोग फिल करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू, या फिर खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है चार्टेड अकाउंटेंट। तो यहां पर फिल की जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि सरकार को इनकम टैक्स की जानकारी दी जाएगी। जब सरकार को इनकम की जानकारी देंगे, सरकार देखेगी कितना टैक्स बनता है उस पर, फिर सरकार देखेगी आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो, जितना पे कर चुके हो उतना ठीक है, बाकी रिमेनिंग है तो और मांग लेगी सरकार। ज्यादा चला गया तो वापस भी कर सकती है सरकार, लेकिन लेगी उतना ही जितने इनकम के ऊपर टैक्स बनता होगा। तो टीडीएस क्यों आया सरकार का, वो इसलिए आया कि लोग पहले इनकम कमा लेते थे और सरकार को टैक्स देते भी नहीं थे। अब सरकार पहले ही आपसे टैक्स हर महीने काट लेती है, बाद में हिसाब किताब करती है। अब आपको अगर आपका पैसा वापस चाहिए तो टाइम पर और ईमानदारी से आईटीआर भरोगे तो आपको रिफंड मिलेगा, और आपने गलत जानकारी दी तो फिर पैसा डूब जाएगा। तो लोग अब ज्यादा टैक्स देने लगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगे जब से टीडीएस का प्रावधान आया है। बात समझ में आ जाती है तो यस करते चले जाना, बात क्लियर है भैया। बिल्कुल इशिका, बिल्कुल पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वो टैक्स लेने के बाद हमारी आईटीआर के बाद जो टैक्सेशन होगा देन उसके बाद बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो जनरली सैलरी पर ये 10% डिडक्ट होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मेरी बात समझना, फॉर्म 16 या 16A क्या होता है, 16 या 16A। अब मेरी जो कंपनी है वो हर महीने टीडीएस काट रही है मेरी इनकम पर। अब वो हर महीने जब टीडीएस काटती जा रही है, हर महीने 5,000 कभी 4,000 कभी 2,000 मेरी सैलरी के हिसाब से 10% कटता है सैलरी का अमूमन। अब मुझे साल भर के बाद मैं कंपनी से कहूंगा दिखाओ मुझे फॉर्म दीजिए, तो मेरा कंपनी को कॉल करूंगा और कंपनी मुझे एक फॉर्म भेजेगी कि देखो हमने इस महीने इतना पैसा काटा, हर महीने 12 महीने इतने पैसे काट चुके हैं, ये रिकॉर्ड है आपका, इसे बोलते हैं फॉर्म 16। ये सवाल ऐसे आया हुआ एग्जाम में, फॉर्म 16 का संबंध किससे होता है, तो याद रखना फॉर्म 16 का संबंध टीडीएस डिडक्शन की जानकारी होती है कि आपका किस महीने कितना डिडक्शन हुआ है, इसकी जानकारी होती है। तो टीडीएस की जानकारी होती है। टीडीएस ज्यादा कट करवा दे तो नहीं,
वो रूल होता है 10% कटता है, तो 10% ही सैलरी का डिडक्ट होगा और अगर ज्यादा गया है तो वापस आ जाएगा। गौरंगी, टीडीएस का सीधा मतलब है हर महीने सैलरी पर 10% टीडीएस काट लेते हैं एंड देन टीडीएस काटने के बाद मैंने क्या कहा आपसे, तो आप कहोगे तो वो स्पेसिफिकली कि जितना बनता होगा साल में उतना लेंगे, बाकी अगर एक्स्ट्रा चला गया तो वापस कर देंगे। बिल्कुल बताऊंगा अभी। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर टीडीएस कटने की जानकारी हमें 16 नंबर में मिल जाती है, 16A भी कहते हैं उसे, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरा कंपनी ने हर महीने टीडीएस काटती है, हर महीने 5,000 मान लो कट रही है कंपनी। अब कंपनी उसको कहां जमा करती है? सरकार के पास। भाई कंपनी काट लेती है और सरकार के पास देती है। अब सरकार के पास रोज तो जाएगी नहीं सर कंपनी, हर महीने भी नहीं जाती सरकार। सरकार के पास जाती है 2-3 महीने के बाद। बात समझ रहे हो? सरकार के पास 3 महीने में, जैसे हर महीने 3-3, 5-5 हजार रुपए काटे, 15,000 हो गए मेरे 15,000, तो जाके सरकार को जमा कर दिए, फिर अगले 3 महीने के जमा कर दिए, सरकार के हो जाएंगे वो। तो अब यहां पर मुझे ये देखना हो मेरा कितना पैसा सरकार के पास जमा हो चुका है। अब ये देखना है मुझे कितना टीडीएस काटा, ये देखना हो तो फॉर्म 16 देखूंगा। कितना मेरा सरकार पर जमा हो चुका है अब तक, उसे देखना हो तो फॉर्म 26AS देखूंगा। तो याद रखना, टीडीएस डिपॉजिट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग के पास जो टीडीएस है मेरा कितना जमा हो गया, इसको देखने के लिए फॉर्म कौन सा होता है? 26AS होता है। आजकल तो ऑनलाइन देख लेते हैं सब कुछ, ऑनलाइन अपना पैन कार्ड नंबर डाला, अगर टीडीएस कटता है वो दिखा देता है, भाई आपका इतना टीडीएस अब तक वहां जमा हो चुका है। बस ध्यान ये रखना है, ये टीडीएस डिडक्शन की जानकारी है जो कंपनी देती है, ये कंपनी देगी आपकी, और ये जानकारी सरकार देगी कि कितना हमारे पास जमा हो चुका है। भाई बात समझ में आ रही है? रैंक 1 आनी हो या रैंक 100 आनी हो या रैंक 1000, कुछ भी आता हो फर्क नहीं पड़ता, रैंक कुछ भी हो, लेकिन कंटेंट बनाते जाओगे तो क्वालिफाई हो जाओगे पक्का। अब मेरी बात समझना कि सर इसमें क्या होता है कि हम लोगों को सैलरी मिलती है, सरकार हमें सैलरी देती रहती है। अब जब सरकार हमें सैलरी देती है तो बेसिक तौर पर क्या होता है कि सरकार कभी कभी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देती है। बात समझो ध्यान से, सरकार कभी कभी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देती है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि सरकार ने मुझे ये कहा कि हम आपको बेसिक सैलरी देंगे 30,000 रुपए, बेसिक सैलरी देंगे 30,000 रुपए, लेकिन 30,000 रुपए के बाद सरकार ने कहा आप देखो यहाँ आओगे, दिल्ली में रहोगे, हम आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे, यानी आपको रहने के लिए घर जो लोगे उसका किराया देंगे, हम आपको 10,000 रुपए किराए के देंगे, 10,000 रुपए किराए के देंगे। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस देंगे। अगर हम मान लीजिए आपको कहीं भेजते हैं, दिल्ली से बाहर भेजते हैं, कभी सेमिनार करने भेजते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, तो हम उसके बदले आपको 5,000 रुपए महीने का अलग से अलाउंस देंगे ताकि आप आना जाना कर सको। अब मुझे बताओ कि मेरी सैलरी तो जो है वो 30,000 रुपए है, लेकिन ये मुझे घर का या दुकान या आने जाने का या खाने पीने का, रहने का, किसी भी चीज के ये एक्स्ट्रा पैसे देती है। तो अलाउंस कहते हैं इस चीज को। अलाउंस क्या होता है? जो बेसिक सैलरी के अलावा हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको अलाउंस कहा जाता है। अब कभी कभी तो कंपनी क्या कहती है, ध्यान से सुनना बात मेरी, देखो कभी कभी हमसे कहती है कि आप घर ले लो, घर में रुक जाओ किराए में, हम आपको 10,000 रुपए किराया देंगे बढ़ाकर, सैलरी में 10,000 किराए के भी देंगे। कभी कभी कंपनी कहती है नहीं किराया नहीं देंगे हम आपको, एक काम करेंगे, हमारा खुद का घर है, वहां पर फ्लैट है, आपको आना है और हमने ही रहने की व्यवस्था कर दी है, आपको आना है और आकर वहां पर रहना है। तो कई बार सर्विस दे देती है कंपनी, कहती है हम आपको 5,000 किराए के नहीं देंगे, हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे, आप गाड़ी से आइए जाइए, कंपनी की गाड़ी होगी, जब तक कंपनी में हो कंपनी की गाड़ी का इस्तेमाल करो। अब कंपनी किसी चीज का पैसा भी दे सकती है और कंपनी उस चीज की सर्विस भी दे सकती है। जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या और बड़े ऑफिसर होते हैं। सही चल रहा है भाई अजय? तो आप क्या कहोगे कि वो बेसिक तौर पर क्या करते हैं, उनके पास एक बस अपना हैंडबैग होता है, उसमें अपने कपड़े रखे और चल दिए, सारा इंतजाम कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऑलरेडी होता है, उसे परक्विजिट बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कोई भी सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, कोई भी अमाउंट मिल रहा है, तो पेमेंट बाय कंपनी
अदर देन सैलरी। जैसे ट्रैवलिंग के लिए पैसा मिल रहा है, या हाउस रेंट, घर के लिए पैसा मिल रहा है। तो मीनिंग समझ में आनी चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए या घर के लिए पैसा मिल रहा है। अच्छा, एक में परक्यूजिट्स है, इसमें क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। इसमें कंपनी क्या कर रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे कंपनी क्या कह रही है, आपको घर दे देंगे, अब वहां रहिए, आपको व्हीकल दे देंगे, उसका यूज करिए, आपको कुछ नहीं करना, पूरा फर्निश्ड घर दे देंगे, व्हीकल दे देंगे, साथ में जितने बिल्स वगैरह वो सब हम पे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सारी फैसिलिटीज जो है वो दे रही है कंपनी। तो इसको बोला जाता है परक्यूजिट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, लॉजिक है। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार समझ नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, कभी तो आएगा, लेकिन जब कुछ नया पढ़ोगे तो ही मजा आएगा। अदरवाइज आप वही पढ़ते रहोगे, वही रटते रहोगे चीजों को, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो जो सवाल मिस हो सकते हैं, जो सवाल छूट सकते हैं, उनको सीखने की कोशिश करिए पहले। तो यहां पर हमने बात करी कि वो इंसान जिसकी इनकम इतनी हो कि टैक्स लगता हो, उसे एसएससी बोलते हैं। एक और मैं बात समझा रहा हूं, बस उसको सुनना ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो, हमारे देश की जीडीपी है, मतलब देश के लोगों की इनकम है, मैं लिख देता हूं हिंदी में प्रिया, ये हमारे देश के लोगों की इनकम है, और देश के लोगों की इनकम के हिसाब से ही हमारे देश में टैक्स मिलता है। बहुत ध्यान से सुनना, देश के लोगों की इनकम के हिसाब से ही देश में क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। अब मैं कहूं कि हमारे देश की जीडीपी 10% बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 10% टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 10% इनकम बढ़ गई लोगों की, तो 10% टैक्स भी बढ़कर आ जाएगा। मैं ये कहता हूं, इनकम बढ़ी है लोगों की 10%, लेकिन हमें टैक्स मिलना बढ़ गया 15%। अब क्या कहोगे, ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जो नई इनकम बढ़ गई उस पर तो लोगों ने टैक्स दिया ही बढ़ाकर। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी टैक्स दिया होगा जो पहले नहीं देते थे, तभी तो इनकम तो बढ़ी देश की 10%, टैक्स मिलना बढ़ गया 15%। सरकार को जो टैक्स मिल रहा है, टैक्स का रेवेन्यू हो रहा है, वो 15% मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कर में जो वृद्धि हो रही है वो तेजी से हो रही है, कर वृद्धि में उछाल आ रहा है। इसे बोला जाता है टैक्स ब्यूएंसी। टैक्स ब्यूएंसी बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कर उछाल या कर उत्प्लावकता। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स का रेवेन्यू मिल रहा है, हायर देन इंक्रीज इन जीडीपी। जितनी देश की जीडीपी बढ़ रही उससे ज्यादा होता है टैक्स। आगम में वृद्धि अधिक होती है जीडीपी वृद्धि की तुलना में, तब इसे उछाल कहा जाता है, टैक्स ब्यूएंसी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया, कंपनी द्वारा अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर, अपने कर्मचारी को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर, जो भी उनका काम कर रहा है एम्प्लॉई, उसको एक्स्ट्रा सेवाएं देना है। कंपनी द्वारा वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अलावा भुगतान करना, तो ये हो जाता है अलाउंस। आईटीआर को इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस टैक्स डिडक्ट एक्ट सोर्स होता है, इसका ये मतलब है वे व्यक्ति इसकी आय कर योग्य होते, उसको एसएससी कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ गई है, इसको नोट कर लीजिए, और जैसे पिछली क्लास को करा और आज रिवाइज करा था वैसे ही करेंगे। एक बार डन का कमेंट करिए जल्दी से।
चलिए भाई, तो आईटीआर का मतलब मैंने बताया, जो हम इंफॉर्मेशन देंगे अपनी इनकम की उसको बोलते हैं आईटीआर, जीनत। इनकम टैक्स रिटर्न मींस इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम, ये हमें देना होता है सरकार को। अच्छा, एक मैं आपको बात बता रहा हूं, पहले बहुत ध्यान से सुनना। कल शनिवार है, 25 मार्च 2023 है, सुबह 8 बजे राकेश यादव पब्लिकेशन RYP कैरियरविल का ऑफिशियल चैनल है ये। इस चैनल पर मैं क्लास लेकर आ रहा हूं, लगभग 4 घंटे की क्लास होगी है स्टैटिक जीके के नाम से, जो मैं सीडीएस के लिए बना रहा हूं स्पेशली तौर पर। लेकिन ये कोई भी स्टूडेंट अटेंड कर सकता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप CHSL का देने जा रहे हो मेंस का उन फ्यूचर में, या MTS का एग्जाम हो, या CGL को सोच रहे हो, या फिर आप कोई और एग्जाम को सोच रहे हो यहाँ पर, तो आप सभी लोग कल की वो जीके वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे पूछता है एग्जाम में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस के अलावा और क्वेश्चन आ जाएं अगर, तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना, जो आप पढ़ते हो, जो क्वेश्चन करते हो, उनके साथ साथ चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना। यानी वही सवाल रिपीट नहीं होता एग्जाम में, उसी से रिलेट करता हुआ दूसरा सवाल आ जाए तो कैसे करोगे। अगर आपने ऑल इंडिया रैंक 1 ऋषभ कुमार जो अब की बार 2021 के सीजीएल में आए हैं, उनसे देखेंगे सीजीएल के अंदर उन्होंने कैसे पढ़ा है एक्चुअल में, तो वो देखेंगे उन्होंने करंट अफेयर्स को पढ़ा है, मुझसे ही पढ़ा है उन्होंने करंट अफेयर्स को, ये बात इंटरव्यू में उन्होंने कही भी है। और साथ में उन्होंने जो जीके लेकर चलते हैं हम लोग, उस करंट के साथ जीके को मिलाकर पढ़ा है, और जीएस में उन्होंने इतना स्कोर आसानी से कर लिया कि अब इतना कितना कर लिया, सोचिए कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई उनकी। तो सुबह 8 बजे शुरू करेंगे, लगभग 12 बजे के आसपास खत्म कर देंगे। लेकिन इतना है कि वो एक क्लास ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो सुबह 8 बजे करेंगे हम लोग, कल शनिवार है, कल RYP यूट्यूब चैनल पर करेंगे, ठीक है। तो सुबह 8 बजे इंशाल्लाह मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अलग से नहीं होती है स्वीटी, देखो स्टैटिक जीके कोई चैप्टर थोड़ी है, सब कुछ है इसमें, पर थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, ये तो हमने बात समझ ली। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे टैक्सेस के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स के बारे में, क्योंकि हम सब लोगों का जो पूरा फोकस होना चाहिए ना टैक्स के चैप्टर में, या तो सवाल इनकम टैक्स पर आएगा। अनीता मेहता राकेश यादव पब्लिकेशन, जो राकेश सर का है, सब कुछ जानते हैं आप, तो राकेश सर के नाम से। अच्छा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, और मेरी बात को पहले ध्यान सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखो, अब मेरी बात समझो, पहले इनकम टैक्स की मैं बात करता हूं आपसे। जब हम बात इनकम टैक्स की करेंगे, आयकर की करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और हमारे लिए भी। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर रखते हैं जीएसटी को। इनकम टैक्स में क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं जितनी भी इनकम एक साल की कमाता हूं, यानी कोई भी इंसान देश में जो एक साल की इनकम कमाता है उस पर यह टैक्स लगता है। पहली बात ध्यान से सुनना। और इनकम टैक्स के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी कहां दी गई है, पहले आपको यह पता हो हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कब पास किया गया था। तो आप कहोगे इनकम टैक्स एक्ट जो है भारत का, हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये पास किया गया था। 1961 में पास या इनेक्ट करना बोलते हैं, 1961 में आया था। अच्छा, दूसरी बात, हम जो भी इनकम कमाते हैं उन सब पर हमें टैक्स देना होता है। इट चार्ज्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी हिंदी में कहोगे यह व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है, व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। ध्यान से सुनना। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास कि जितनी भी इनकम हम कमाते हैं साल भर में, जितनी भी इनकम कमाते हैं सबको मिला लिया जाता है सिवाय एग्रीकल्चर इनकम के। ये सवाल अलग से पूछता है कि इनकम टैक्स के दायरे में कौन सी इनकम शामिल नहीं होती। तो याद रखना इस बात को कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती, बाकी सारी इनकम आ जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे भाई, वो देखेंगे राजीव, अभी डिपेंड करेगा। तो आप क्या कहोगे, ये एनुअल इनकम पर लगता है, बट ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री।
जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स। बात ध्यान से समझना है। जो किसानों से होने वाली फसल और खेती से होने वाली इनकम है, उसे छोड़कर बाकी सब इनकम पर लगेगा कृषि आय, आयकर के अधीन, आयकर के तहत कर योग्य नहीं होती, या उस पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी सारी इनकम, चाहे आप सैलरी कमाओ, चाहे किराया कमाओ, बिजनेस से कमाओ, प्रोफेशन से कमाओ, या ब्याज कमाओ, गिफ्ट कमाओ, लॉटरी कमाओ, कुछ भी कमाओ, सारी इनकम पर टैक्स लगेगा, सिर्फ छोड़ देंगे एग्रीकल्चर को। उसके बाद जो इनकम टैक्स लगेगा आपका, वो हिसाब से लगेगा। देखो अब इनकम टैक्स क्या लगेगा आपके पास, इनकम टैक्स की स्लैब क्या है हमारी। अब जो इनकम टैक्स स्लैब आई है, पहले तो याद रखना 2023 बजट में अनाउंस की गई है। 2023 बजट में अनाउंस की गई है, घोषणा की गई है। अब जो अनाउंसमेंट की गई है बजट 2023 के अंदर, घोषणा की गई है, इसके हिसाब से अगर कोई इंसान जो है साल में 3 लाख रुपए तक कमाता है, अगर साल में वो 3 लाख तक कमाता है तो कोई टैक्स नहीं है भाई। बहुत अच्छे से समझना। बेसिकली टोटल सैलरी पर सारी लाइन चल रही है भाई महेश, ध्यान से सुनो। अगर कोई इंसान 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कमाता है तो उसकी इनकम पे 5% है। अगर कोई इंसान 6 लाख से लेकर 9 लाख तक कमाता है तो उसकी इनकम पर 10% है। सारी इनकम, टोटल इनकम, अगर 9 लाख से लेकर 12 लाख तक कमाता है तो उसकी इनकम पर 15% है। अगर कोई इंसान 12 लाख से लेकर 15 लाख तक कमाता है तो उसकी इनकम पर 20% है। और अगर कोई इंसान 15 लाख से ऊपर कमाता है, अगर कोई इंसान 15 लाख से ऊपर कमाता है तो 15 लाख से ऊपर जो कमाता है उस पर 30% है। तो ये है प्रावधान। पहले मेरी बात समझिएगा, ये बेसिक सैलरी नहीं है। बेसिक में डीए, टीए और एचआरए और जितनी भी टोटल सैलरी का है, ये इट इज चार्ज ऑन टोटल सैलरी। ये एक्चुअल डेटा है बजट 2023 का, ये रियल डेटा है। यही रूल है भारत में इनकम टैक्स लगने